सिलेबस का, पूरे एग्ज़ाम का एक आइडिया और ओरिएंटेशन अपने अपने टीचर से, कोचिंग क्लासेस से आप ले लें। करेज होना चाहिए, इसके लिए बहुत ही बड़ा करेज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि नहीं, मैं किसी भी हालत में पीजी करूँगा, एमडी करूँगा, मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, गवर्नमेंट में मैं सीट निकालूँगा। ये बहुत बड़ा ध्येय, करेज वो स्टूडेंट के मन में होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन की ज़रूरत होती है, ज़रूर आप ग्रुप डिस्कशन करें, 3 लोगों का, 4 लोगों का, 6 लोगों का, 8-10 लोगों का आप ग्रुप डिस्कशन करें। पर्सनल केयर करें पंचकर्मा से, जिससे आप एग्ज़ाम के टाइम में बीमार नहीं पड़ सके। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके बच्चे एग्ज़ाम के टाइम में बीमार पड़ते हैं, इसीलिए आप खुद का पहले पंचकर्मा करवा लें एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में। अवॉइड फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर लड़कियों में प्रॉब्लम आता है कि उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं इंटर्नशिप में या 4th ईयर में, तो या ऐसे फैमिली प्रॉब्लम्स अवॉइड करें। शादी की पहले शादी एंट्रेंस की होगी, फिर बाद में आपकी होगी, ऐसा सोचना चाहिए। क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ एक होना चाहिए आपको इवेल्युएट करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स आप 0, 3, 7, 15, 30 डेज़ में, 30 डेज़ के पैटर्न में रिवाइज़ करिए। जो भी कोई चीज़ आपने आज के दिन पढ़ी है उसको तीसरे दिन, 7वें दिन, 15वें दिन, 38th डे रिवीजन करिए। ये थोड़ा बहुत इधर उधर 1-2 डे हो गया तो चलेगा, लेकिन इसी पैटर्न में रिवीजन करना चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे आप चीज़ें। और ये सक्सेस के लिए, रिजल्ट के लिए हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये जो भी बच्चा हार्ड वर्क करेगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेगा और ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करेगा, उसका सिलेक्शन पक्का है। यही है, ये गुरु के लिए है, सिलेक्शन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आएंगे प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इसमें 2 पैटर्न हैं, पैटर्न ऑफ स्टडी करने के 2 पैटर्न हैं। कुछ लोग संहिता, नॉन संहिता ऐसा क्लासिफिकेशन करके पढ़ाई करते हैं, मतलब ये सारी संहिता एक साइड में और नॉन संहिता सब्जेक्ट द्रव्य गुण रसशास्त्र और अदर जो भी हैं नॉन संहिता के सब्जेक्ट है, ऐसा क्लासिफिकेशन करके पढ़ाई करते हैं। और दूसरा एक क्लासिफिकेशन है, उसमें ईयर वाइज, जैसे आपने पहले से BMS को पढ़ा है, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के सब्जेक्ट, ऐसा एक फ्लो है। वो 2 पैटर्न ऑफ स्टडी हैं पढ़ाई करने के। तो हमारे यहाँ हम चलाते हैं मिक्स पैटर्न ना, तो हर एक पैटर्न के कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसीलिए दोनों के एडवांटेज मिलना चाहिए, इसीलिए मिक्स पैटर्न से स्टडी करिए। जो पढ़ाई है, पूरी पढ़ाई जो है नोट्स की बनाने की, सब्जेक्ट बनाने की जो बात है, वो आप संहिता और नॉन संहिता क्लासिफिकेशन करके संहिता को बेस करके ही बनाइए। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है, टेस्ट सीरीज़ हैं, जो टेस्ट देने वाले हैं और MCQ सॉल्व करने वाले हैं, वो MCQ आप ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज MCQ सॉल्व करिए, तो दोनों तरफ से आपकी तैयारी हो जाएगी, तो कोई डिसएडवांटेज नहीं रहेगा। तो संहिता नॉन संहिता क्लासिफिकेशन करके पढ़ाई करनी है, और जो भी MCQ सॉल्व करना है, जो भी टेस्ट सॉल्व करनी है, वो सब्जेक्ट वाइज करनी है, तो दोनों तरफ से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। ये सबसे बेटर ऑप्शन है। आगे हाउ टू प्रिपेयर चरक संहिता। तो चरक संहिता कैसे पढ़ें, तो क्या होता है, जब बच्चा नया स्टार्ट करता है, मेरे को MD करना है, चलो पढ़ाई कर लेते हैं, किसी को पूछते हैं कैसे पढ़ाई करना है सर, तो सर बताते हैं, उनको टीचर उनके बताते हैं, अरे चरक संहिता से स्टार्ट करना है। वो पहले बताता है सर, वो पहले पूछता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ, तो सभी लोग बोलते हैं चरक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चरक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चरक ही इम्पोर्टेंट है, तो चरक संहिता से स्टार्ट करो। तो ठीक है, वो बच्चे चरक संहिता लेते हैं पढ़ाई करने के लिए, और उनको बताया जाता है कि तुम अपना खुद का नोट्स निकालना, तुम किसी बुक्स का रेडीमेड नोट्स मत यूज़ करो, तुम अपना खुद का नोट्स बनाओ पढ़ के। तो बच्चा ठीक है चलो सर बनाते हैं बोलता है, स्टार्ट कर लेता है नोट्स बनाने के लिए, पढ़ता है कुछ दिन, नोट्स बनाता है, तो उसके ध्यान में आता है कि हम नोट्स बनाते बनाते समय दूसरी चरक ही बना रहे हैं बाजू में, ये चरक है पढ़ रहे और दूसरी चरक बाजू में बन रही है, तो उसको समझ में नहीं आता कि इसमें से क्या लेना है नोट्स में और क्या उसमें से ड्रॉप करना है, निकालना है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि उसमें, और उसको क्या लगता है जो मैंने छोड़ा हुआ पार्ट है उसके ऊपर MCQ आया तो क्या करेंगे, उसको डर लगता है, उसको फियर रहती है कि जो मैंने चरक का जो पार्ट छोड़ा है, नोट्स में नहीं लिया है,
उसके ऊपर अगर एमसीक्यू आया तो क्या करें? एक डर मन में रहता है उसके, और आगे बाद में उसके और एक डर रहता है, इतना मैं लिख रहा हूँ तो वो चरक संहिता के इक्वली हो रहा हूँ, तो सभी का सभी मैटर मैं ले रहा हूँ, तो चरक संहिता और इसमें क्या फ़र्क रह गया? तो इतना जो मैटर लिया है, इस सब मैटर पे एमसीक्यू आएगा क्या? ये मैटर ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना? ऐसा दो चीज़ें उसको लगती हैं कि एक तो मैटर ज़्यादा लगता है, या फिर जो बचा हुआ मैटर, जो छोड़ा मैटर है, उसके ऊपर एमसीक्यू आया तो क्या करना, ऐसा उसको लगता है। तो ये दोनों भी चीज़ें मैं आज क्लियर करने वाला हूँ उसकी। तो टाइप्स ऑफ एमसीक्यू, एमसीक्यू के कौन कौन से टाइप होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ नोट्स, कैसे नोट्स बनाते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ एमसीक्यू या जनरेशन ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू कैसा फॉर्म होता है, कैसा जनरेट होता है, एमसीक्यू कैसा ओरिजिनेट होता है, ये बच्चों को पहले पढ़ाओ। सब लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करो, चरक संहिता से स्टार्ट करो, संहिता पढ़ो, चरक संहिता पढ़ो, लेकिन ये भी बताओ बच्चों को कि कैसा चरक संहिता पढ़ना है। ये भी बहुत जरूरी चीज़ है, कैसा संहिता पढ़ना है। प्रिपेयर फ्रॉम आयुर्वेद समुच्चय वो बताऊंगा आखिरी में, ठीक है। चलो पहले देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के एमसीक्यू होते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल्स बोले तो संख्या, स्पेशलिटी या कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन आते हैं, कॉमन चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस पे क्वेश्चन आते हैं, रेफरेंस पे आते हैं, सीक्वेंस पे आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स, स्पेशलिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स, वैशिष्ट्य, कॉमन, डिफरेंस, रेफरेंस और सीक्वेंस। ये बहुत अच्छी स्लाइड है, सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है आज के सेशन की, कि ये कॉन्सेप्ट है एमसीक्यू की। आगे वाली नेक्स्ट स्लाइड है। फिल इन द ब्लैंक्स के एमसीक्यू आते हैं कुछ, मैच द फॉलोइंग के आते हैं, ट्रू और फॉल्स के एमसीक्यू बनते हैं, लेकिन अपने यहाँ नहीं आते क्योंकि अपने यहाँ 4 ऑप्शन रहते हैं। हालांकि पूछे जा सकते हैं लेकिन आते नहीं है, ज़्यादातर करके ट्रू और फॉल्स के एमसीक्यू नहीं पूछे जाते हैं आयुर्वेद एंट्रेंस को। एक्सेप्शन के क्वेश्चंस आते हैं, अपवाद के। तो रोगाधिकार चरक से पूछे जाते हैं या वैशेष रत्नावली से, किसी से भी रोगाधिकार के पर क्वेश्चन आते हैं। और बेस्ट या श्रेष्ठ, जो परम चीज़ें हैं, जो श्रेष्ठ चीज़ें, उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं चरक से। तो ये सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है और ये सभी पैरामीटर्स हैं जो लगाने हैं नोट्स बनाते समय, चरक संहिता पढ़ते समय, ये सभी पैरामीटर्स लगाने हैं। और एक चीज़ है चरक संहिता पढ़ने के बारे में, चरक संहिता पढ़ने का अप्रोप्रिएट टाइम क्या है। चरक संहिता पढ़ने का मतलब, चरक संहिता एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन एट अप्रोप्रिएट टाइम पढ़नी चाहिए। अगर शुरुआती की अवस्था में ही बच्चा चरक संहिता पढ़ेगा तो उसके मन में नेगेटिविटी तैयार हो जाएगी। तो उसको पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैं ये बना सकता हूँ, ये मेरे से होगा, ये मेरे को सब जमता है, तो उसको चरक संहिता पढ़ाने के लिए बताओ। स्टार्टिंग में मत बताओ, क्योंकि पहले से वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में चरक संहिता पढ़ के थोड़ा बोर हो चुका होता है, इसीलिए और एक बार उसके मन में उसी चरक संहिता उसी स्टाइल में पढ़ने की इच्छा नहीं रहती है, इसीलिए उसी स्टाइल में मत बताओ, उसको स्टाइल चेंज करके बताओ। चरक संहिता उसको बताना पहले कि उसी स्टाइल में नहीं पढ़ना है, जैसे यूजी में पढ़ी है वो स्टाइल में नहीं पढ़ना है, तो उसको अच्छा लगेगा, अरे कोई डिफरेंट दृष्टिकोण से, डिफरेंट एंगल से चरक संहिता पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ेगा। चले आगे चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स भी थोड़ा देखेंगे चरक संहिता का। हर साल चरक संहिता से कितने क्वेश्चंस आते हैं? 33% क्वेश्चंस चरक संहिता से आते हैं, 20% क्वेश्चन सुश्रुत से आते हैं, अदर 35% और 12% मॉडर्न से आते हैं। तो 12 क्वेश्चन 100 में से 12 क्वेश्चन मॉडर्न के रहेंगे, अप्रॉक्सीमेटली एवरेज निकल आई है। तो 33% क्वेश्चन चरक संहिता से है। तो ये भी चीज़ें बच्चों को बतानी ज़रूरी है। 2017 में AIPGT 2017 में 35 क्वेश्चंस आए हैं, AIPGT 2018 में 34 क्वेश्चन आए हैं, AIPGT 2019 में 32 क्वेश्चन आए हैं। इनका सब का एवरेज 33% है। अभी जो तीनों एग्ज़ाम जो कि सेंट्रल लेवल पे हुई है, इसका परसेंटेज निकाल के आपके सामने स्टैटिस्टिक्स रखा है। तो 33% क्वेश्चन चरक संहिता से आते हैं। उसमें से फर्स्ट पैरामीटर जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स का एग्जांपल देखेंगे। न्यूमेरिकल्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं?
एवरेज 7 क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स के। 2017 में 8 आए हैं, 2018 में 7 आए हैं, 2019 में 6 क्वेश्चन आए हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि संख्या के आधारित क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल्स 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब मिला के कितने आते हैं, तो उसका एवरेज 23 है सभी न्यूमेरिकल्स मिला के। ये 3 और 4 के हैं। जो पहले वाले क्वेश्चन 6, 7, 8 बताए, एवरेज 7 बताए, वो 3 और 4 न्यूमेरिकल्स के हैं। सभी न्यूमेरिकल्स के मिला के मतलब कौन सा भी संख्या, कौन सी भी फिगर का क्वेश्चन आते हैं, लगभग 23 क्वेश्चन, एवरेज 23 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। रोगी को वामक योग पिलाने के पश्चात वमन वेग हेतु कितने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? 2019 AIPGT में पूछा है। 1 याम, 1 प्रहर, 1 मुहूर्त, 1 वटिका। तो इसका 1 मुहूर्त आंसर है। तो ये भी न्यूमेरिकल्स का है, 1 का क्वेश्चन है, 1 न्यूमेरिकल्स में से 1 फिगर का 1 डिजिट का क्वेश्चन है। तो ऐसे 1 मुहूर्त कब, कहाँ और जगह, कितनी जगह आए हैं? निरोह बस्ती का प्रत्यागमन काल, मांस में मांस सेवन, विषाक्त मांस होगा तो 1 मुहूर्त के पहले उसका सेवन या जो भी करना चाहिए। ऐसे जितनी भी मुहूर्त है, ब्राह्म मुहूर्त है, जितने भी मुहूर्त के बारे में जहाँ 1 मुहूर्त समय आया है, वो सभी एक जगह आपको 1 मुहूर्त वाले कितनी चीज़ें हैं वो कौन देगा? तो आयुर्वेद समुच्चय में लिखी है, कॉमन लिस्ट चैप्टर के अंदर सभी 1 मुहूर्त की चीज़ें। ये प्रश्न उधर से उसी कॉमन के पॉइंट के अंदर से आया है। आचार्य चरक ने चरक के अनुसार प्रयोग भेद से नस्य के कितने भेद हैं? तो 5 हैं। चरक के अनुसार योनियापद के भेद कितने हैं? 4 हैं। स्रोत में कितने प्रकार के मर्म स्थित हैं? वो 8 हैं। AIPGT 2017 में पूछा है। तो ये स्रोत में कितने प्रकार के मर्म हैं, इसका आंसर लिखना आसान नहीं है, क्योंकि आपको वो स्रोतस के टॉपिक में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चरक विमान 5 स्रोतस के अध्याय में कहीं पर भी मिलेगा नहीं। तो ये अश्मरी के शस्त्रकर्म के टाइम में बताया गया है। तो ये आपको मिस नहीं होगा। कैसे? जब आप न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के, तो 8th वाले न्यूमेरिकल्स में आपको ये चीज़ मिलेगी, तो ये मिस नहीं होगी। ये संहिता पढ़ते समय, नोट्स पढ़ते समय उधर भी उस चैप्टर में भी मिलेगी और न्यूमेरिकल्स में भी मिलेगी। तो न्यूमेरिकल्स पाठ करना जरूरी है, न्यूमेरिकल्स बाय हार्ट करना जरूरी है। 1 से इनफाइनाइट तक चरक के न्यूमेरिकल्स दिए हैं और पूरे आयुर्वेद के न्यूमेरिकल्स आयुर्वेद समुच्चय में दिए हैं हमने। तो ये 3 और 4 की चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, बहुत ही मेन चीज़ें हैं। क्योंकि अपने MCQ को ऑप्शन कितने हैं? 4 हैं। तो जो भी 4 चीज़ें रहेंगी वो चारों की चारों MCQ का ऑप्शन बन सकती है। इसीलिए उधर MCQ तैयार हो सकता है, फॉर्म होता है, उधर MCQ बनता है। तो 4 वाली चीज़ें पूरे चरक की क्या पूरे आयुर्वेद की इम्पोर्टेंट है। वो आपने MD एंट्रांस या कौन सी भी आयुर्वेद के एंट्रांस प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से 4 की जो भी चीज़ें हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट IMP है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चारों चीज़ें आपके MCQ के ऑप्शन बनने वाली हैं। तो बहुत क्वालिटी MCQ बनेगा। हर एक MCQ का 25% उसमें शेयर रहेगा, तो वो क्वालिटी MCQ बनेगा। देखो 4 वाली चीज़ें क्या है? प्रकृति है, दोष के भी 4 हो सकते हैं, वात पित्त कफ रक्त भी एक ऐड हो सकता है, वात पित्त कफ और त्रिदोष, ऐसे 4 स्ट्रांग ऑप्शन बन सकते हैं। प्रमाण है, चतुष्पाद है, साध्यत्व है, सुख साध्य, कृच्छ्र साध्य, याप्य और असाध्य, ये 4 ऑप्शन स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, जब भी 5 चीज़ों के 4 ऑप्शन बनेंगे तो एक चीज़ कम होगी, तो उसका कुछ परसेंट वो क्वेश्चन क्वालिटी थोड़ा सा कम होगा। जो कि चारों के 4 चीज़ें हैं और 4 ऑप्शन उसके बने तो 100% क्वालिटी क्वेश्चन है। 5 चीज़ें हैं, उसमें से 4 चीज़ें लिए तो उसका थोड़ा सा क्वालिटी कम है, मतलब डिफ़िकल्ट होने का, MCQ टफ होने का थोड़ा सा क्वालिटी कम है। 6 में से 4 चीज़ें ली है तो और क्वालिटी कम होगी वो MCQ की, आपको सॉल्व करने के लिए ईजी होगा, क्योंकि 2 चीज़ें उसमें नहीं रहेगी। 6 में से 6 ऋतु में से 4 ही ऋतु पूछे जाएंगे, 6 रस में से 4 ही रस आएंगे, 6 पदार्थ से 4 ही पदार्थ उसमें ऑप्शन बन सकते हैं, 6 उपक्रम से 4 उपक्रम। ये सब चीज़ें जो लिखी हैं, यही स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें सब बेसिक
छुपा है एमसीक्यू का। यही ऑप्शन बार बार आने वाले हैं, प्रकृति के, दोष के, उपस्तंभ के, मल के, धातु के, रस के, ऋतु के, गुण के, पदार्थ के, पंचमहाभूत के, कषाय कल्पनाओं के, यही ऑप्शन बार बार आने वाले हैं। तो ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। और अष्ट में अष्टसार है, अष्टत्रिक है। अष्टत्रिक चरक संहिता में पता है क्या बच्चों को, मैं बताना चाहूँगा, अष्टत्रिक चरक संहिता में 2 बार आए हैं, एक सूत्र स्थान में और चिकित्सा स्थान में। सूत्र स्थान में चरक सूत्र 11 में तृष्णेष्णि अध्याय में अष्टत्रिक बताए हैं, और चरक चिकित्सा 24 मदाते अध्याय में अष्टत्रिक बताए हैं। तो 2 बार अष्ट चीज़ें आई हैं, 3 वाली चीज़ें आई हैं, त्रिविध बल, त्रिविध रोग मार्ग, त्रिविध वैद्य, जो भी है सब त्रिविध। तो ये ऑप्शन नहीं बनते क्या, एमसीक्यू नहीं बनता है क्या इसमें 8, 8, 16 और इसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके कितने भी एमसीक्यू बना सकते हैं। जब 3 वाले चीज़ों के एमसीक्यू बनता है तो 4 वालों का भी बनता है। तो ये 3 और 4 वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो न्यूमेरिकल्स के वजह से भी इम्पोर्टेंट है और ऑप्शन के वजह से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 और 4 वाली चीज़ें हर एक स्टूडेंट की बाय हार्ट होनी चाहिए, सिर्फ चरक की नहीं, पूरे आयुर्वेद की होनी चाहिए। और ये आपको कौन देगा, आपको किधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा आयुर्वेद पढ़ के निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप निकालोगे तो आपको 2 या 3 महीने लगेंगे पूरे आयुर्वेद की 3 और 4 चीज़ें इकट्ठा करने बैठोगे आप तो एक बार तो पूरा का पूरा आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा, पूरा आयुर्वेद की निकालनी है तो इसके लिए आपको 2 महीने लगेंगे। तो इतना टाइम आप नहीं वेस्ट करना चाहोगे, तो आयुर्वेद समुच्चय ने आपको निकाल के रेडीमेड दिए हैं, यूज़ करो। तो ये 3 और 4, तो ये किसी भी सेंटेंस में, चरक संहिता के कौन से भी सेंटेंस में अगर कौन सा भी न्यूमेरिकल है तो वो सेंटेंस, वो वाक्य, वो श्लोक, वो नोट्स में आप लिख के रखना है, वो नोट्स में लेना है। जिस भी सेंटेंस में न्यूमेरिकल्स है वो सेंटेंस नोट्स में लेना है। वो न्यूमेरिकल्स लेस दैन 10 है तो जो भी चीज़ें हैं, 8 चीज़ें, 7, 6, 5 चीज़ें वो ध्यान में रखनी है। 3 और 4 चीज़ें हैं उसमें तो वो बाय हार्ट करनी है। तो ये न्यूमेरिकल्स का हो गया। न्यूमेरिकल्स की फिगर कितनी है उसके हिसाब से उसका आगे वाला ऑपरेशन करना। 3 और 4 है तो बाय हार्ट करना, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है तो याद रखना, तो काम हो जाएगा। आगे चलेंगे। उस सेंटेंस में समझो कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है तो आगे जाएंगे, कुछ स्पेशलिटी या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या वैशिष्ट्यपूर्ण चीज़ें उसमें मिलती है क्या देखेंगे। इसका एग्जाम्पल, हर एक एमसीक्यू के टाइप का एक एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एमसीक्यू बनता है। तो ये मेद्य रसायन 4 है चरक के अनुसार। चरक चिकित्सा में चरक ने 4 मेद्य रसायन बताए, इसमें न्यूमेरिकल्स है। देखो इधर हम स्पेशलिटी में गए हैं तो भी न्यूमेरिकल्स आया है। तो न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ें हैं आपको 2 तरफ से मदद करती है एमसीक्यू में। एमसीक्यू दूसरे विदाउट न्यूमेरिकल्स भी उससे फॉर्म होता है और न्यूमेरिकल्स का भी आ सकता है। तो 4 मेद्य रसायन है, ये 4 न्यूमेरिकल्स भी है इसमें। तो 3 और 4 चीज़ें जब भी आएगी संहिता में किधर भी पढ़ते समय तो बहुत चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना चाहिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अपने आयुर्वेद एंट्रांस के वास्ते। चलो मेद्य रसायन है, ये मेद्य कैरेक्टरिस्टिक बताया 4 वनस्पतियों का, गुडुची का स्वरस, एष्टिमधुचूर्ण प्लस शीर, मंडूकपर्णी स्वरस और शंखपुष्पी मूल और पुष्प का कल्प। ये 4 चीज़ें चरक ने मेद्य रसायन करके बताई। इसमें मेद्य में ब्राह्मी नहीं है, ब्राह्मी मेद्य है लेकिन चरक ने मेद्य रसायन में नहीं बताया। इसीलिए आपको ब्राह्मी ऑप्शन दे के कन्फ्यूज़ किया जाता है कि बच्चों को तो लगता है ब्राह्मी तो मेद्य है, तो इसमें ब्राह्मी ऑप्शन आपको इंट्रोड्यूस करके कन्फ्यूज़ किया जाता है, इसमें ब्राह्मी नहीं है। तो ये मेद्य है, ये मेद्य इनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, इनकी स्पेशलिटी हो गई। तो ऐसी जिस भी चीज़ की कोई भी स्पेशलिटी होगी, वैशिष्ट्य होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पॉइंट से रहते हैं, स्पेशलिटी, कैरेक्टरिस्टिक, वैशिष्ट्य से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू एग्जाम में रहते हैं। सबसे ज़्यादा एमसीक्यू इस पॉइंट से रहते हैं। सुपर स्पेशलिटी देखते हैं। सुपर स्पेशलिटी क्या है, इसमें से कौन ज़्यादा विशेष मेद्य है, तो शंखपुष्पी विशेष मेद्य। ये चारों में से भी कौन ज़्यादा सुपर स्पेशलिटी बताया है, तो शंखपुष्पी बताया, विशेष मेद्य बताया। तो जब भी विशेष शब्द आएगा और उसके आगे पीछे जो भी लिखा होगा वो विशेष होगा और वो अपने लिए भी विशेष होगा, वो प्रिपरेशन के लिए भी विशेष होगा, वो विशेष रूप से ध्यान में रखना है।
वो विशेष रूप से लिख के रखना है। जो भी विशेष है वो विशेष ही है। आगे चलिए, 2 पॉइंट्स कवर हो गए। उस सेंटेंस में न्यूमेरिकल्स है क्या देखना है, नहीं है तो कोई स्पेशलिटी, कैरेक्टरिस्टिक, वैशिष्ट्य है क्या देखना है, नहीं है तो आगे वाला पैरामीटर चेक करना है। कॉमन को कुछ कॉमन चीज़ है क्या उसमें देखना है। कॉमन के लिए पहले पढ़ी हुई चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, तो आगे जाने के बाद आगे जो पढ़ी हुई चीज़ पहले से पहले वाली पढ़ी हुई चीज़ के साथ अगर साधर्म में दाखवती है, कॉमन दिखता है तो पता चलेगा। उसके लिए पहले पढ़ी हुई चीज़ याद में रहना चाहिए, तभी कॉमन पता चलेगा, नहीं तो कॉमन इतना आसानी से नहीं पता चलता है। और कॉमन ही एक आइडिया है जो अपने प्रिपरेशन की दुनिया बदल देती है, पूरी दुनिया बदल देती है। कॉमन ही एक आइडिया है जो बदल दे प्रिपरेशन की दुनिया। कॉमन जिसको समझ में आता है उसका पढ़ाई करना बहुत इजी होगा, उसका प्रिपरेशन करना बहुत इजी होगा। मैं बताऊंगा आगे कॉमन के बारे में। चलो, 2 टाइप्स का कॉमन होता है, इंटर सब्जेक्ट और इंटर संहिता कॉमन होता है। इंटर सब्जेक्ट कॉमन में एक ही विषय में, मतलब चरक संहिता में ही कुछ कॉमन साम्य बताया है, साम्य, तो उसको इंटर सब्जेक्ट सिमिलैरिटीज या इंटर सब्जेक्ट कॉमन बोलते हैं। हिक्का श्वास में क्या साम्य है? हिक्का श्वास में कारण, स्थान और मूल साम्य है। ये MCQ 2017 या एक एग्जाम को पूछा था, हिक्का श्वास में क्या साम्य है। उन्माद अपस्मार में क्या साम्य है? सामान्याद हेतु दुष्टयो, हेतु और दुष्ट उन्माद अपस्मार में साम्य है। ऐसे ही ग्रंथि, अर्बुद और बहुत सारी चीज़ों में आपको साम्य मिलेगा। जो एक ही सब्जेक्ट में होगा उसको इंटर सब्जेक्ट सिमिलैरिटीज बोलेंगे। ऑल्सो अदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम चरक संहिता, जो AIPGT 2018 को पूछा है, कौन सा प्रमाण त्रिकाल ज्ञान नहीं देता? कौन सा प्रमाण त्रिकाल ज्ञान नहीं देता? तो प्रत्यक्ष प्रमाण त्रिकाल ज्ञान नहीं देता है, तो युक्ति देता है, अनुमान देता है, अप्तोपदेश देता है। ये तीनों के श्लोक में त्रिकाल शब्द आया है, वो हमने कॉमन निकाल के आपको दिया कि ये कॉमन शब्द आया। आयुर्वेद समुच्चय में जगह जगह हर टेबल के नीचे कॉमन निकाल के दिया है, हर पॉइंट के नीचे कॉमन निकाल के दिया है, और आगे एक कॉमन लिस्ट सेपरेट चैप्टर भी दिया है। कॉमन लिस्ट सेपरेट चैप्टर भी दिया है आगे। पेज नंबर 103 to 120 पेज कॉमन लिस्ट पूरी 200 पॉइंट्स कॉमन के दिए हैं। वो जो पॉइंट है कॉमन लिस्ट है वो सिर्फ आपको आयुर्वेद समुच्चय में मिलेगी, बाकी कोई भी बुक में नहीं मिलेगी। तो वो कॉमन ही इतना महत्वपूर्ण इधर भूमिका बजाता है MCQ बनाने में कि कुछ बोल नहीं सकते, इतना कॉमन इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी बच्चों को नहीं बताता, ये कॉमन कभी भी सुनने में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंटर सब्जेक्ट सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं? जो चरक ने बताया है वही सुश्रुत बोलता है, वही वाग्भट बोलता है। जितने प्रकार चरक ने बताए हैं उस वेदी के, उतने ही प्रकार सुश्रुत और वाग्भट ने बताए, तो उसको इंटर संहिता कॉमन या इंटर संहिता सिमिलैरिटीज बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल जो चरक ने बताए वही सुश्रुत वाग्भट बताएगा, तो उसको इंटर सब्जेक्ट कॉमन या इंटर सब्जेक्ट सिमिलैरिटीज बोलेंगे। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट। तो उस पॉइंट में, उस सेंटेंस में कुछ कॉमन है क्या? वो सेंटेंस किसी पहले पढ़े हुए सेंटेंस से सामने दिखाता है क्या, वो देखना है। नहीं है अगर उसमें कुछ कॉमन तो आगे जाना है। कुछ डिफरेंस या डिसिमिलैरिटीज मिलती है क्या, उसमें देखना है। डिफरेंस बोले तो भेद बोले तो 2 टाइप्स का है, भेद भी 2 टाइप्स का है। इंटर सब्जेक्ट है, इंटर संहिता, सेम कॉमन के जैसे ही उसका प्रकार है। इंटर सब्जेक्ट सिमिलैरिटीज, चरक ही अगर एक ही सब्जेक्ट के बारे में कुछ अलग बताता है, 2 जगह अलग अलग बताता है, तो उसको इंटर सब्जेक्ट डिसिमिलैरिटीज बोलेंगे। और इंटर संहिता वैसे ही, जैसे चरक से डिफरेंट सुश्रुत ने और वाग्भट ने बताया, तो उसको इंटर संहिता डिफरेंस बोलेंगे। तो इसमें वाग्भट जो भी अलग बताएंगा वो इंटर सब्जेक्ट डिसिमिलैरिटीज में इम्पोर्टेंट है। इंटर सब्जेक्ट में चरक एक जगह जोड़ के 2 प्रकार बोलता है, एक जगह 8 प्रकार बोलता है, तो उसको बोलेंगे इंटर सब्जेक्ट डिसिमिलैरिटीज का एग्जाम्पल। समझ में आया? चलो आगे जाएंगे नेक्स्ट। इसके बाद संदर्भ आता है, तो उसमें उस सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो आगे चले जाएंगे। रेफरेंस के लिए, वो सेंटेंस रेफरेंस के लिए यूजफुल है क्या, इम्पोर्टेंट है क्या, देखेंगे। रेफरेंस के संदर्भ में एक चीज़ है, लास्ट चैप्टर ऑफ ईच स्थान इज इम्पोर्टेंट फॉर रेफरेंस। हर एक स्थान का, चरक संहिता के हर एक स्थान का आखिरी वाला जो भी अध्याय है वो रेफरेंस की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें ज़्यादा
रेफरेंस आए हैं, वो अध्याय का नाम छोड़ के कुछ अलग सी चीज़ें उस अध्याय में लिखी गई हैं, इसीलिए हर एक स्थान का से आखिरी वाला अध्याय रेफरेंस की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ये बच्चे जरूर ध्यान में लें, स्टूडेंट ने ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अध्यायों की संख्या फिक्स थी 8 स्थान और 120 अध्याय, और जो रेस्ट ऑफ मटेरियल था वो आखिरी अध्याय में लिखा गया है। इससे आपको ध्यान में आएगी एक चीज़, हर एक स्थान का आखिरी वाला अध्याय क्यों बड़ा है, सबसे बड़ा है। देख लें, हर एक स्थान का आखिरी वाला अध्याय देखिए, चरक सूत्र 30 है, चरक निदान 8 अपस्मार निदान है, चरक विमान 8 रोग विषक द्वितीय सबसे बड़ा अध्याय है, चरक संहिता का सबसे बड़ा अध्याय चरक विमान 8। चरक शारीर का 8 जातिसूत्रीय सबसे बड़ा है, चरक इंद्रिय 12वां, चरक चिकित्सा 30 योनि व्यापक चिकित्सा सबसे बड़ा अध्याय है, चरक कल्प का 12वां दंती द्रवंती अध्याय बड़ा है, चरक सिद्धि 12 उत्तर बस्ती सिद्धि सबसे बड़ा है। तो हर एक स्थान का आखिरी वाला अध्याय क्यों बड़ा है, वो रेफरेंस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बच्चों को पता नहीं रहता है, ये भी चीज़ें मैंने बता दी है। तो योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय नाम है इसकी, लेकिन उसमें प्रदर, शुक्र, बाल रोग, औषध सेवन काल, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई है जो कि अध्याय के नाम से सामने नहीं दिखाती है, तो वो रेफरेंस के लिए पूछी जा सकती है। तो रेफरेंस के लिए आखिरी वाला अध्याय हर स्थान का आखिरी वाला अध्याय ध्यान में रखना। इसका शांतो अग्नि म्रियते एग्जाम्पल देखेंगे। इसका शांतो अग्नि म्रियते यह श्लोक चरक संहिता के किस अध्याय में उल्लिखित है, तो गृहिणी दोष चिकित्सा में उल्लिखित है। AIPGAT 2019 में पूछा है। तो चिकित्सा स्थान में गृहिणी में नॉर्मल डाइजेशन, आहार पचन का पूरा विस्तार से वर्णन किया है, अग्नि का वर्णन किया है, वो ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे रेफरेंस आएंगे जो कि गृहिणी दोष चिकित्सा में एक्स्ट्रा मटेरियल है, उधर न्याय भी वर्णन है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आखिरी वाला अध्याय और ऐसे चरक चिकित्सा 15 वाले अध्याय जो है वो ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। और दुर्बल का रेफरेंस कैसे ध्यान में रखना है, दुर्बल की चीज़ें जो अध्याय दुर्बल ने लिखा है उसमें से जो भी चीज़ें पूछी जाएगी वो दुर्बल का रेफरेंस होगा। बच्चों को नहीं समझता है, दुर्बल की चीज़ें बच्चों साइड में लिख के रखेगा, ये दुर्बल ने बताया है। अगस्त ऋतु में विषमंदता वर्णन दुर्बल द्वारा वर्णित है, ये शीर दधी न्याय दुर्बल द्वारा वर्णित है। ऐसा क्वेश्चन आता है, शीर दधी न्याय किसने वर्णन किया, दुर्बल ने। और इधर दुर्बल क्यों आया, ये तो चरक संहिता में है, बच्चों को समझता नहीं। ये कैसा आंसर लिखने, दुर्बल का आंसर कैसा चूज़ करें, जब भी दुर्बल आएगा तो दिक्कत हो जाएगी लिखने में आंसर। तो दुर्बल के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। दुर्बल ने चरक संहिता का 1/3 पार्ट संपूरित किया, 41 अध्याय चरक संहिता के लिखे, और मैटर कैसा शॉर्ट किया जाता है ये मैं बताऊंगा। पढ़ाई करने के टाइम में अपना आयुर्वेद का पूरा मैटर कैसे शॉर्ट किया जाता है, क्योंकि अपनी मेमोरी इतनी नहीं रहती, अपना पेन ड्राइव 1 GB का ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता मेमोरी, तो शॉर्ट कैसे करना है मैं बताऊँगा। दुर्बल का जो भी योगदान है वो कैसे ध्यान में रखना चाहिए, दुर्बल के कौन से अध्याय हैं ये कैसे ध्यान में रखना मैं बताऊंगा। तो दुर्बल ने 41 अध्याय लिखे, उसमें से कल्प स्थान के 12, सिद्धि स्थान के 12 लिखे, 24 हो गए। उसके नाम अपने को आते हैं, सभी चरक संहिता के 120 अध्याय के नाम आते हैं तो वो भी उसमें आ जाएगा। और चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय लिखे, वो 24 और ये 1741 हो जाते हैं। 1/3 पार्ट ऑफ चरक संहिता जो अनुपलब्ध था वो दुर्बल ने बाद में संपूरित किया। तो चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय कौन से हैं, तो वो 17 अध्याय के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आपको चरक संहिता में दुर्बल ने कौन सा अध्याय लिखा है ये पता चल जाएगा। तो वो 17 नाम याद करने के वजह में, याद करने के अलावा आप 13 कम है, क्योंकि चरक संहिता चिकित्सा स्थान में अध्याय कितने हैं, 30 है, तो ज़्यादा कौन सी चीज़ है, 17 ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है वो छोड़ दो, जो कम है वो याद कर लो, वो बाय हार्ट कर लो, वो ध्यान में रख लो। तो 13 चैप्टर चरक के पाठ करेंगे, जो बचे हुए चैप्टर दुर्बल के हैं ऐसा हम कहेंगे। 13 में से भी 1 से 8 बिल्कुल सीरियली सीक्वेंस से 1 से 8 चैप्टर चरक के हैं, और आगे अर्श, अतिसार, विसर्प, मदाते और द्विव्रणीय, ये 5 अध्याय चरक ने लिखे हैं। 1 से 8 अर्श, अतिसार, विसर्प, मदाते और द्विव्रणीय,
ये अध्याय चरक ने लिखे हैं। बाकी ये सब छोड़ के 1 से 8 अर्श अतिसार विसर्ग मदाते विवरणीय छोड़ के सभी अध्याय दुर्बल ने लिखे हैं। ऐसा इतना इजी है, एक ही सेंटेंस में दुर्बल का पूरा और कल्पस्थान और सिद्धिस्थान, कल्पस्थान सिद्धिस्थान और पूरा और चरक संहिता के 1 से 8 और अर्श अतिसार विसर्ग मदाते विवरणीय छोड़ के बाकी सभी अध्याय दुर्बल ने लिखे। तो दुर्बल के 17 अध्याय उनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, 13 की भी जरूरत नहीं है। उसमें से 1 से 8 सीक्वेंस है, वो अपने को पता है। सिर्फ 5 अध्याय के नेम्स याद करो और पूरा दुर्बल का मैटर ध्यान में रखो। ऐसा मैटर शॉर्ट करना होता है जब भी आप पढ़ाई करते हो चरक संहिता की, तो ऐसा मैटर शॉर्ट करना चाहिए। तो जो अध्याय दुर्बल ने लिखा है, 20 अध्याय दुर्बल ने लिखा है, 20 चिकित्सा अध्याय, तो 20 चिकित्सा अध्याय में जितनी भी चीज़ें होगी वो सभी दुर्बल की ही होगी। तो अभी बच्चों को इजी हो जाएगा, जो भी पूछ लो वो अध्याय दुर्बल ने लिखा है क्या देखना है, तो फिर उसका आंसर दुर्बल लिखना है। अगर वो अध्याय चरक ने लिखा है तो दुर्बल आंसर मत लिखो, इतना इजी है। लेकिन ये चीज़ें बच्चों को बतानी जरूरी है, ये चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए कि कैसे ये आंसर लिखते हैं, ये कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे याद में रखा जाता है, कैसे MCQ बनता है, कैसे MCQ एग्ज़ाम में आता है। ये चीज़ें बच्चों को पढ़ानी ज़रूरत है, बच्चों को पता होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। रेफरेंस के बाद सीक्वेंस है। सीक्वेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सीक्वेंस पूछा जाता है। वन ऑफ दी फेमस सीक्वेंस चरक संहिता सूत्रस्थान पहले अध्याय में है, वो देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। उसके पहले सीक्वेंस संहिता में कहाँ कहाँ आता है, जिधर क्रम शब्द आता है, क्रमात्, क्रमशो, क्रमशः, यथापूर्व और उत्तरोत्तर, ये जहाँ पर भी शब्द आते हैं उधर कोई भी सीक्वेंस बताया होता है, उसके आगे या पीछे उधर सीक्वेंस लिखा होता है। ऐसा सीक्वेंस अगर उस सेंटेंस में है तो वो लिख के रखना है नोट्स में, नहीं तो आगे जाना है, अगला पैरामीटर्स देखना है। तो ये सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म का सीक्वेंस का बहुत ही फेमस उदाहरण है। तो चरक का सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट वाला आंसर है सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ये सीक्वेंस है। बच्चे तो सामान्य विशेष से स्टार्ट करते हैं और बाद में आगे और एक मिस्टेक कर देते हैं, सामान्य विशेष के बाद द्रव्य गुण कर्म, ऐसा जो ऑप्शन है वो चूज कर लेते हैं, वो गलत हो जाता है। ये सबसे फेमस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड MCQ है या FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड MCQ है। सीक्वेंस के बारे में जो चरक का पहले बहुत साल पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया ये MCQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड MCQ। तो आपको कोई सभी सीक्वेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, पूरे के पूरे सीक्वेंस टोटल 87 सीक्वेंस है, वो पूरे के पूरे आयुर्वेद समुच्चय में कॉमन लिस्ट में आपको निकाल के दिए हैं, वो आप उधर से बाय हार्ट कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें आपको रेडीमेड बना के दी हैं, आपको सिर्फ पढ़ के याद करना है, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बनाओ, लेकिन नोट्स बनाने के लिए समय कितना लगता है ये भी देख लो। चरक संहिता पढ़ के, पूरी संहिता और भी सभी संहिता पढ़ के आप नोट्स बनाओगे तो आपको कम से कम 6 महीने नोट्स बनाने के लगेंगे और 20 से ज़्यादा रजिस्टर आपकी बनेगी, तो रिवीजन के टाइम में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। चरक संहिता तो आप एक बार पढ़ो, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, एक बार पढ़ना ही चाहिए, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम में पढ़ना चाहिए। लेकिन उसका शॉर्ट आपको आपके हाथ में होना ही चाहिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम है। रिवीजन के टाइम में वही चरक संहिता लेके रिवीजन कितने दिन में आप करोगे, और वो जो अननेसेसरी मैटर है जिसके ऊपर MCQ नहीं बनने वाला है वो आप कितने बार पढ़ोगे और उसके लिए कितना एनर्जी और कितना टाइम वेस्ट करोगे। तो अच्छा है एक बार चरक संहिता पढ़ लो, बाद में आयुर्वेद समुच्चय से पढ़ लो। आयुर्वेद समुच्चय पढ़ने के या तो पहले चरक संहिता पढ़ लो, या फिर आयुर्वेद समुच्चय की नोट्स पूरी नोट्स पढ़ने के बाद में पढ़ लो, या फिर आयुर्वेद समुच्चय में जिधर जिधर आपको दिक्कत होती है समझने में उधर उधर ही सिर्फ उसी चैप्टर और उसी श्लोक निकाल के देख लो, ये सबसे बेहतर है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। फिल इन ब्लैंक्स के लिए आपको चरक चिकित्सा का सूत्र ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र में से ड्रॉप किया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। इधर AIPGT 2019 में पूछा है दुष्चिकित्सा और चिरकारी अपस्मार में कौन सी चिकित्सा होती है, तस्मात् डैश डैश एन प्रायशः समुपचारित। तो ये आयुर्वेद समुच्चय में लिख के दिया हुआ है दुष्चिकित्सा और चिरकारी अपस्मार में रसायन चिकित्सा करनी चाहिए, तो इसका आंसर रसायन है। ये रसायन शब्द इसमें से ड्रॉप किया है। पंचकर्म के शब्द ज़्यादातर ड्रॉप होते हैं, वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह,
नस्य, रक्तमोक्षण, ये शब्द ज़्यादातर ड्रॉप होंगे क्योंकि बाकी के ऑप्शन देखो पंचकर्म से है न, रक्तमोक्षण, नस्य, शिरोधारा, ये बाकी के ऑप्शन पंचकर्म से है, ये शब्द ज़्यादातर ड्रॉप हो गए। चिकित्सा सूत्र में से ज़्यादा शब्द ड्रॉप होने की संभावना है, तो हर एक वैदिक का चिकित्सा सूत्र आप जरूर याद रखना। आगे चलते हैं, एक्सेप्शंस, अपवाद, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो अपवाद बहुत सारे होते हैं, सर्व छर्दी में, सभी छर्दी में लंघन कराइए एक्सेप्ट वातज छर्दी, तो वो एक्सेप्शन का उदाहरण है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अपवाद, निषेध, ये ऐसा अपवाद अगर कुछ उस सेंटेंस में अपने को दिखता है तो वो सेंटेंस लिख के रखना है, नहीं तो आगे वाला पैरामीटर्स लेना है। एक ही सेंटेंस पढ़ना है और इतनी सारी चीज़ें उसको लगानी है, इसमें से कुछ उसमें होगा तो ही उस सेंटेंस पे एमसीक्यू बनेगा, अदरवाइज उस सेंटेंस पे, उस वाक्य पे, उस सूत्र पे एमसीक्यू नहीं बनेगा। तो वो सेंटेंस बाद में आगे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है जिसके ऊपर एमसीक्यू नहीं बनता है। तो ये अपवाद की लिस्ट भी पूरी रेडीमेड पेज नंबर 116 पे टोटल 37 एक्सेप्शंस है, आयुर्वेद समुच्चय में दी है। आपको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। रोगाधिकार, आगे वाला पॉइंट है रोगाधिकार। चरक संहिता चिकित्सा स्थान में रोगाधिकार पे क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा क्वेश्चन आया है देखते हैं पहले। चरक संहिता के अनुसार सितोपलादी चूर्ण का वर्णन निम्नलिखित किस अध्याय में मिलता है, या सितोपलादी चूर्ण का रोगाधिकार क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि सितोपलादी चूर्ण हम प्रतिशय और काश में प्रैक्टिस में यूज करते हैं, प्रतिशय, काश, हिक्का, श्वास में प्रैक्टिस में यूज करते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिस वाला आंसर इधर चलता नहीं। इधर जिस अध्याय में आया है उस अध्याय उसका रोगाधिकार होता है। तो सितोपलादी चूर्ण चरक में राजयक्ष्मा चिकित्सा अध्याय में आया है तो उसका रोगाधिकार राजयक्ष्मा हो गया। आप प्रैक्टिस में किस में भी यूज करो, इधर आंसर आपको करेक्ट लिखना होगा राजयक्ष्मा। तो ये रोगाधिकार के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है रोगाधिकार लिखते समय। और ये रोगाधिकार की पूरी लिस्ट, चरक की योग लिस्ट पूरी पेज नंबर 100 से 102 तक 3 पेजों में पूरी चरक संहिता की योग लिस्ट निकाल के रेडीमेड आपको दी है। इम्पोर्टेंट योग उधर लिखे हैं। वैसे तो चरक संहिता में 1950 टोटल योग है, उसमें से 200-250 योग हम योग की लिस्ट, सिर्फ नाम हम पाठ करते हैं, उसका डिटेल भी नहीं करते, कंटेंट वगैरह डिटेल नहीं करते हैं, सिर्फ नाम पाठ करने हैं पहले, और बाद में जिस योग के बारे में प्रमुख घटक द्रव्य या उसकी जिधर जिधर मात्रा दी है या जिसकी जिसकी फलश्रुति दी है, जिसका जिसका अनुपान दिया है, वो याद में रखते हैं। उसमें से कुछ योगों का पहले तो लिस्ट पूरी बाय हार्ट करनी चाहिए, जो कि आयुर्वेद समुच्चय में आपको पूरी निकाल के दी है। नहीं तो बच्चों को लगेगा 1950 योग है, इसमें से कितने योग ध्यान में रखेंगे और कितने क्वेश्चन उस पर आएंगे। तो ये बहुत सारा मैटर लगभग 10 साल में पूरा फाइनलाइज हो गया है, पूरा सार रूप में, एक्सट्रैक्ट रूप में पूरा फाइनल होकर आपको आयुर्वेद समुच्चय में आया है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आयुर्वेद समुच्चय बना है। आयुर्वेद समुच्चय बनने के लिए सालों साल लगे और हर साल में उसमें बढ़ोतरी होती है, हर साल में उसको उसमें ऐड किया जाता है। तो आप जब भी यूज़ करना है तो रिसेंट एडिशन उसका यूज़ कर लें। आगे चलिए। बेस्ट के ऊपर, श्रेष्ठ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। पर या परम उसको बोलेंगे। तो कितने श्रेष्ठ हैं, चरक सूत्र 25 में पहले 20 हिततम अहिततम बताए हैं उसमें, फिर चरक सूत्र 25 में ही 152 श्रेष्ठ बताए हैं, वाग्भट ने 156 बताए हैं। चरक सूत्र 30 में फिर षड अग्र्य 6 श्रेष्ठ बताए हैं, और अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40 में 52 श्रेष्ठ बताए। ये सभी मिला के पाठ करो, आपको 2 या 3 मार्क की पूरी तैयारी हो जाएगी। पूरे 120 मार्क्स में 3 या 4 मार्क की तैयारी हो जाएगी। श्रेष्ठ पर क्वेश्चन आता ही है कंपलसरी, हर एक एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन श्रेष्ठ पे आता है। हमारे पास एक लिस्ट है कि 1 फिक्स एमसीक्यू वाली लिस्ट है, जो कौन से ऐसे मुद्दे इसमें चरक संहिता में है या पूरे आयुर्वेद में है जिसके ऊपर हर साल एग्जाम में 1 फिक्स एमसीक्यू रहता है, ऐसी एक अलग से लिस्ट है। वो अभी फिलहाल समुच्चय में नहीं है, अगले एडिशन में आ जाएगी। चरक संहिता के अनुसार समग्रुत सत्तु सेवन श्रेष्ठ माना है। किसके लिए, तो वृक्ष तथा उदावर्त हर में
समग्रुत सक्तु सेवन श्रेष्ठ। ये चरक सूत्र 25 से आया हुआ क्वेश्चन है AIPGET 2019 में। मैंने इधर जो भी सभी उदाहरण सभी एग्जाम्पल MCQ के लिए हैं, ये सभी 2017, 18, 19 AIPGET से लिए हैं, जो कि बच्चों के ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये पेपर, यस बोलिए, क्योंकि उन्होंने ये पेपर देखे हुए होते हैं, ये MCQ को यूज टू होते हैं, ये MCQ उनको पता होते हैं, तो बेटर अंडरस्टैंड होता है। इसीलिए मैंने ज़्यादा पुराने MCQ नहीं लिए हैं। AIPGET सेंट्रल एग्ज़ाम के ही MCQ उदाहरण के तौर पर हर एक के उदाहरण में लिए हैं। तो ये श्रेष्ठ का है। तो यहाँ तक MCQ के सभी टाइप्स खत्म हो जाते हैं। तो ये जो पूरा पहले से देखा हमने, ये स्लाइड वाली फिर से मैं लगाता हूँ, ये वाली न्यूमेरिकल्स, स्पेशलिटी, कॉमन डिफरेंस, रेफरेंस, सीक्वेंस और फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, एक्सेप्शन, रोगाधिकार और श्रेष्ठ। ये सभी टाइप्स ऑफ MCQ है। इतने टाइप्स के MCQ रहते हैं। इससे अलग जो भी रहेगा वो कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशलिटी में, वैशिष्ट्य में उसका इंक्लूजन होगा, वो इंक्लूड होगा उधर में। तो ये अगर सभी चीज़ें इसमें से कौन सी भी चीज़ वो सेंटेंस में जो चरक संहिता पढ़ रहे हैं वो सेंटेंस में अगर है तो वही सेंटेंस नोट्स में लिखना चाहिए, लिख के रखना चाहिए। अगर ये चीज़ें उसमें नहीं मिलती है तो वो सेंटेंस बार बार दोबारा पढ़ना नहीं है, उसके ऊपर MCQ नहीं बनेगा। तो वो जो अननेसेसरी मटेरियल जो हम बार बार पढ़ते रहेंगे वो निकालना चाहिए। तो बच्चे बोलेंगे फिर ये बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत महीने लगेंगे, इसको बहुत मंथ लगेंगे बनाने के लिए। जो सिर्फ चरक संहिता ही नहीं है, बाकी संहिता की भी नोट्स बनानी पड़ेंगी, नॉन संहिता सब्जेक्ट की भी बनानी पड़ेंगी। तो 6 महीने लगते हैं। पहले हम 2010 में बच्चों को नोट्स बनाने के लिए बोलते थे, लेकिन हर साल मेरे ध्यान में आ गया है कि बच्चों का 6 महीने नोट्स बनाने में जा रहा है। तो मैंने वो नोट्स बनाना बच्चों से बंद करवाया और आयुर्वेद समुच्चय से भी सीधा पढ़ने के लिए बोला। ये सब पैरामीटर्स लगा के ही आयुर्वेद समुच्चय में चरक संहिता का मैटर आया है, और वो भी टैबुलर फॉर्म में आया है, वो भी 1, 2, 3, 4 ऐसा पॉइंट में आया है जो ध्यान में रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार जरूर पढ़ना चाहिए चरक संहिता, मेरा मानना है, वो अप्रोप्रिएट टाइम पे। आगे चलते हैं। तो एक चरक संहिता पढ़ते समय एक उसका इंडेक्स बनाओ, जो कि है ये रेडीमेड इंडेक्स 120 अध्याय का। स्थान और अध्याय के नाम आप बाय हार्ट कर लो। पहले सबसे पहले सूत्र स्थान के चतुष्क में कर लो, और जिधर 8 अध्याय है, 8 अध्याय है, उसके 4-4 के 2 बीट्स कर लो। जिधर 12 अध्याय है उधर 6-6 के 2 बीट्स कर लो। चिकित्सा स्थान के 2-2 अध्याय या 4-4 अध्याय का बीट्स कर लो। याद में रख लो पूरे अध्याय के नाम। तो एक मेन इंडेक्स हो गया चरक संहिता का, स्थान और अध्याय के नाम याद करना। आगे उसका सब इंडेक्स बनाओ। सब इंडेक्स आपको सूत्र स्थान, विमान, शरीर और सिद्धि में ज़्यादातर लगेगा, बाकी में नहीं रहेगा तो भी चलेगा। वो उसका सेम पैटर्न रहता है, मैं बताऊंगा कैसे है। सूत्र स्थान में सब इंडेक्स बनाओ हर एक अध्याय का, जो कि आयुर्वेद समुच्चय में आपको बना के दिया है। सब इंडेक्स कौन से भी अध्याय का। अभी देखो विमान स्थान के पहले अध्याय का टॉपिक्स क्या है, सब इंडेक्स क्या है। तो 2 सिद्धांत, 3 द्रव्य, 4 प्रभावास और 7 में 8 आहार विधि विशेषायतने और 10 आहार नियम, इतना उसका सब इंडेक्स है। तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है और न्यूमेरिकल्स में लिखा है। तो ये 2 चीज़ें कौन सी है, 2 सिद्धांत कौन से हैं, प्रकृति समवेत सिद्धांत, विकृति विषम समवेत सिद्धांत। 3 द्रव्य कौन से है, पिप्पली, क्षार, लवण, इनका अतिसेवन निषेध है। 4 प्रभाव कौन से है, 7 में है। 8 आहार विधि विशेष आयतने कौन से हैं और 10 आहार के नियम कौन से हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। इसमें से पूरे अध्याय का मैटर भी ध्यान में रहेगा कि कौन से अध्याय में क्या क्या टॉपिक्स है। इससे रेफरेंस भी ध्यान में रहेगा, इसमें कौन सी 2 चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें कौन है जो अपने को आती है क्या, वो 4 चीज़ें कौन सी है वो अपने को आती है क्या, 8 आहार विधि विशेष आयतन के नाम अपने को आते हैं क्या, उसका अंदर का मैटर आता है क्या।
ऐसा रिवीजन करने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हर एक चैप्टर का सब इंडेक्स बनवा लीजिए। वो की बना के आपको आयुर्वेद समुच्चय में दिया है वो, लेकिन वो बाय हार्ट करना चाहिए, तभी वो उस अध्याय में अंदर मैटर क्या है ये ध्यान में रहेगा। और रिवीजन करते समय ये सिर्फ आप टॉपिक सब टॉपिक के रिवीजन करें, और जिसमें से उसमें से कौन सा आपको नहीं आता है वही देखना है जाके, तो रिवीजन फास्ट हो जाएगा। 2 दिन में रिवीजन हो जाएगा, 1 दिन में रिवीजन हो जाएगा, हाफ दिन में चरक का रिवीजन हो जाएगा, आखिरी लास्ट में। विमान स्थान में भी ज़रूरत पड़ती है। विमान स्थान का ही अभी सब इंडेक्स हमने पढ़ा है। शरीर में ही करना पड़ता है, सिद्धि में ही करना पड़ता है, बाकी निदान में नहीं करना पड़ता है। निदान में निदान पंचक हर एक अध्याय का फिक्स है, हेतु, पूर्व रूप, रूप, संप्राप्ति और साध्य साध्यत्व और सूत्र रूप से चिकित्सा। ऐसा निदान स्थान का हर एक अध्याय का फिक्स है, हर अध्याय का सब इंडेक्स फिक्स है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। सूत्र स्थान का सूत्र और चिकित्सा, सूत्र और चिकित्सा स्थान का चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा सिद्धांत, वो सूत्र में ही सिद्धांत रहते हैं, और योग लिस्ट ऐसा फिक्स सब इंडेक्स बनता है कुछ अध्याय छोड़ के, जैसे कि विष चिकित्सा अध्याय, त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय, ऐसे कुछ अध्याय छोड़ के, द्विव्रणीय त्रिमर्मीय छोड़ के बाकी अध्यायों का चिकित्सा सूत्र, सिद्धांत और योग लिस्ट ऐसा कॉमन फॉर्मेट बन सकता है, इसलिए उसको सब इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप चरक संहिता का अध्ययन हर एक स्थान से करें। आगे कल्प स्थान का एक कॉमन चार्ट है जो दिया है बना के, वो कॉमन की ही देन है कि चरक संहिता का पूरे 12 अध्याय का एक ही पेज में पढ़ाई हो जाता है। एक ही कॉमन चार्ट बनाया है, टेबल बनाया है, वो सिर्फ बाय हार्ट कर लो, चरक संहिता का कल्प स्थान का पूरा नोट्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिद्धि स्थान में टेबल्स दिए हैं और कॉमन फॉर्मेट पर व्यापक है। व्यापक का हेतु, लक्षण और चिकित्सा, ये सभी व्यापक के लिए कॉमन फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट से सिद्धि स्थान का प्रिपेयर कर लीजिए, और जो भी आप चरक चिकित्सा का या जो भी किसी भी सब्जेक्ट का आप मैटर पढ़ेंगे उसको 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन में रिवीजन होना चाहिए, नहीं तो वो ध्यान में नहीं रहेगा। अगर आप 2 महीने के बाद फिर चरक खोलोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, फिर से दोबारा आपको चरक बनाना पड़ेगा, दोबारा आपको चरक पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप चरक एक बार पढ़ चुके हैं और बाजू में रख देंगे, दूसरा पूरी संहिता पढ़ेंगे, फिर नॉन संहिता पढ़ेंगे, फिर चरक के ऊपर आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी कोई चीज़ पढ़ी है आज के दिन तो उसको 3 दिन में या 5 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में उसका रिवीजन करना जरूरी है, करना ही चाहिए। और एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट मत पढ़िए, 2 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट पढ़िए। कौन से भी दिन में कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो रिवीजन का प्रॉब्लम नहीं आता है, रिवीजन करते रहना ही है, ठीक है। तो सूत्र स्थान हेतु श्रेष्ठ फॉर एंट्रेंस है। एंट्रेंस के लिए सूत्र स्थान से सबसे ज़्यादा MCQ आते हैं। वैसे चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ है, आपको पता है, चरकस्तु चिकित्सितते, लेकिन MD एंट्रेंस के लिए चरकस्तु तो सूत्र स्थान है, ऐसा याद रखिए कि सबसे ज़्यादा MCQ सूत्र स्थान से आते हैं, बाद में विमान स्थान से आएंगे और बाद में बाकी के स्थान से आएंगे। शारीर स्थान एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि यूजी में शारीर स्थान आपको सिलेबस में नहीं है चरक पूर्वार्ध में, इसीलिए शारीर स्थान का जरूर पढ़ाई करिए। बाकी कौन पढ़ाई नहीं करेगा तो आप जरूर करिए। विमान स्थान इम्पोर्टेंट है। चैप्टर वाइज MCQ फ्रॉम आयुर्वेद संजीवनी चरक संहिता पूरी पढ़ने के बाद उधर से पढ़िए। स्थान वाइज टेस्ट जो है वो SP आयुर्वेद संजय पाटिल ऑनलाइन टेस्ट क्विज ऐप से करिए, और टेस्ट फ्रॉम ऑनलाइन टेस्ट क्विज ऐप से मॉडल टेस्ट बाद में सॉल्व करिए। तो ये सब ऐसे इसी प्रकार से आप पूरी चरक संहिता बनाइए। कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी कितना टाइम समय है, अभी 8 मिनट्स बाकी हैं, पूरा करेक्ट टाइम पे चल रही हैं। 2 चीज़ें मैं बताऊंगा और बाद में समारोह करेंगे। ये आयुर्वेद समुच्चय और संजीवनी के बारे में 2 चीज़ें बताऊंगा। संजीवनी की जो भी आंसर्स थोड़े से गलत थे पहले 1-2 एडिशन में, तो पूरे करेक्ट करवा लिए। 99% 9 आंसर्स करेक्ट करवाइए। तो नया एडिशन संजीवनी का 3rd एडिशन यूज़ करें बच्चे तो बेहतर होगा। समुच्चय का भी लेटेस्ट 20 वाला एडिशन यूज़ करिए, उसमें भी पेपर बढ़ा के दिए हैं, ऐड करके दिए हैं।
संजीवनी में जो भी एग्ज़ाम को आस्क्ड अभी इसके पहले जो भी एग्ज़ाम में आस्क्ड हुए क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट वाइज दिए हैं, टॉपिक वाइज दिए हैं, तो ये ठीक है। एंट्रेंस के प्रिपरेशन में मिलेगा उपचय। एंट्रेंस के प्रिपरेशन में आपको मिलेगा हर समय उपचय जब आपके हाथ में होगा आयुर्वेद समुच्चय। आपको मिलेगी एमसीक्यू की मेजबानी, आप सब बच्चों को मिलेगी एमसीक्यू की मेजबानी जब आपके हाथ में होगी आयुर्वेद संजीवनी। यह एक फेमस जोड़ी है आयुर्वेद समुच्चय और संजीवनी। यह एक फेमस जोड़ी है आयुर्वेद समुच्चय और संजीवनी। यही है आयुर्वेद एंट्रेंस के सफलता की कहानी। यही है आयुर्वेद एंट्रेंस के सफलता की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए, नहीं तो क्वेश्चंस के लिए अलग का सेशन रखें। जो भी बच्चों के डाउट्स है वो मैं मेरी तरफ से क्लियर करवाना चाहूँगा।